6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जिस दिन अमेरिका ने जापान के ऊपर लिटिल बॉय नामक एक बम गिराया था। दरअसल दोस्तों हिरोशिमा तो उस शहर का नाम है जहां पर यूएस ने वो बम गिराया था। मंडे मॉर्निंग सुबह के 8 बज रहे थे। बहुत ही सुहाना दिन था। लोग रोज की तरह घर से अपने काम के लिए निकले थे। आसपास के कुछ लोगों ने आसमान पे एक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ देखा और यह भी नोटिस किया कि उस एयरक्राफ्ट में से एक छोटी सी चीज नीचे जमीन की ओर आ रही है, लेकिन वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये एक एटॉमिक बम है। ठीक 8:15 में जब हिरोशिमा में ये बम एक्सप्लोज कर दिया जाता है और सिर्फ चंद सेकंडों में 70,000 लोग अपनी जान खो बैठते हैं और बाद में बम के रेडिएशन से संपर्क में आने की वजह से हजारों लोग और मारे जाते हैं और सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी पे और एक बम ब्लास्ट किया जाता है जिसमें कम से कम 40,000 लोग मारे जाते हैं। अगर आप हिरोशिमा या नागासाकी में हुई बम अटैक के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ आज के इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंफॉर्मेशन लैंड पर। आज हम जानेंगे कि एग्जैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी में ऐसा क्या हुआ था, क्यों यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम अटैक करवाया। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बम्बिंग का मेन रीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1939 में हुई थी। दरअसल जापान पूरे एशिया में कब्जा करना चाहता। जापान का वेस्ट साइड अमेरिका के पास था और ईस्ट साइड सॉवरेन सोवियत के पास और कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। पूरे एशिया में कब्जा करने के लिए जापान ने जगह जगह आक्रमण कर और इस कारण जापान में कमोडिटीज की कमी होने लगी। उनका सबसे मेन कमोडिटीज पेट्रोल था और पेट्रोल के लिए उन्हें हमेशा अमेरिका पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन आइए पहले समझते हैं जापान ने एशिया पर कब्जा करने के लिए क्या क्या किया। तो कहानी शुरुआत होती है 1931 में। 1931 के दशक में जापान ने चीनी मंचूरिया पर हमला किया। एशिया पे कब्जा करने के लिए अपने सपने को साकार करने के लिए पहला कदम बढ़ाया। मंचूरिया के पास ऐसी बहुत सी चीज उपलब्ध थी जिन्हें जापान की सख्त जरूरत थी। 1937 के एंड तक जापान ने मंचूरिया पे अपना रास्ता बनाया और वे आगे बढ़ते रहे। जापान जीत पर जीत हासिल किए जा रहा, लेकिन चीन भी चुप नहीं बैठा रहा। 1939 तक जंग फुल पेस में आई और बाद में चीन जापान पे भारी पड़ने लगा और पहले बार की तरह जापान में फिर से एक बार कमोडिटीज की कमी होने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 के हुई हादसा के बाद अमेरिका ने जंग में आने से मना कर दिया और कहा कि वे किसी भी कंट्रीज का साथ नहीं देंगे। अमेरिका की ये खबर सुनकर जापान का अत्याचार चीन के ऊपर और बढ़ गया और ये सब को देख के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1939 में एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपने सहयोगी देश को आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड करेंगे और बदले में वे उनसे कुछ पैसे भी नहीं लेंगे और उन सहयोगी देश में चीन और सोवियत सॉवरेन भी शामिल थे। इसका मतलब कि अमेरिका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली चीन और सोवियत सॉवरेन को सपोर्ट कर रहा था। जापान के लिए ये एक प्रॉब्लम बन गई, लेकिन इससे भी एक बड़ी समस्या जापान के लिए पेट्रोल और जरूरी कमोडिटीज थी। जापान का 80% पेट्रोल अमेरिका से आता है और स्क्रैप मेटल जो हथियार बनाने के काम आता है वो भी जापान को अमेरिका से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। जापान सोवियत सॉवरेन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जरूरी कमोडिटीज के शॉर्टेज के कारण सोवियत सॉवरेन पर हमला करने के बारे में जापान अभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले ही चीन से जंग में उलझा हुआ था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जापान चुप नहीं बैठा। उन्होंने फ्रेंच इंडो चाइना पर हमला कर दिया और अमेरिका के लिए एक खतरा पैदा कर दिया। जवाब पर अमेरिका ने जापान के स्टील, मेटल और कॉपर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन जापान तब भी पीछे नहीं हटा और 1941 में एशिया में अपना कब्जा जमाने के लिए और भी अधिक पावर से फ्रेंच इंडो चाइना पे कब्जा कर लिया, जबकि जापान ये जानता था कि फ्रेंच इंडो चाइना अमेरिका का ही पार्ट है और अमेरिका सामने से जापान से पीस की मांग करेगा और जापान को उनके कब्जा किए हुए एरियाज में कब्जा कायम रखने देगा। 7 दिसंबर 1941 ठीक सुबह 7:55 पे जापान ने अमेरिका के पियरल हार्बर पे हमला बोल दिया। 180 से अधिक अमेरिकी जेट्स को नष्ट कर दिया। जापान अमेरिका को बस डराना चाहता था। जापान का मेन मोटिव अमेरिका के फाइटिंग जेट्स और उनके बैटलशिप्स को डिस्ट्रॉय करना था और अमेरिका ने वैसा किया भी। फिर बाद में पेरल हार्बर पर हमला करने के बाद जापान ने आसपास के देश पे भी हमला किया, जैसे कि फिलीपींस, डच और थाईलैंड जैसे देश पर करके उन पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर जापान ने 1941 के अंत तक में जापान ने डच, ईस्ट इंडीज, ब्रिटिश, सिंगापुर और सोलवेन सॉवरेन जैसी आइलैंड पर अपना कब्जा जमाया और उनके प्लान के मुताबिक अमेरिका ने इस बार बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया। जापान ने आखिरकार अपना सपना पूरा किया और एशिया पे अपनी पकड़ मजबूत की और जापान को जो कमोडिटीज की जरूरत थी वो भी जापान को हासिल हुआ। लेकिन दोस्तों जापान को लग रहा था कि अमेरिका जापान के सामने घुटने टेक देगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला।
फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी जापान ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका ने कांग्रेस के साथ एक मीटिंग में वार की घोषणा की और अब अमेरिका डायरेक्टली सामने से जापान के खिलाफ जंग लड़ेगा। अमेरिका जापान से बदला लेने के मौका तलाश रहा था। जापान ने अमेरिका को मजबूर किया इस जंग में शामिल होने। अमेरिका का जंग में जाना यानी जापान की हार। 12 अप्रैल 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का निधन हो गया और उसी दिन हैरी सी ट्रूमन ने अमेरिका के 33वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ। अमेरिका के लिए वॉर का मतलब बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने डायरेक्ट जापान के ऊपर बम गिराने का प्लान बनाया। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट का नाम मैन हंटर रखा और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स का नाम ग्रुप्स था। ग्रुप्स ने बम गिराने से पहले 4 शहरों की जांच की, जिसमें से पहली प्राथमिकता हिरोशिमा को दी गई थी। बम को 30 जुलाई को न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया गया और कहा गया बम जहां पे गिरेगा उसके 1000 फीट के सर्कल में वह घातक शामिल होगी। उन्होंने दावा किया कि बम की जो रेडिएशन होगी वो 2 सूर्य से भी ज्यादा होगी और जो भी इसे देखेगा वो 1 सेकंड के अंदर अंधा हो जाएगा। ग्रुप्स ने टीम को 7 बम बनाने का आदेश दिया और कहा कि अगर जंग जारी रहा तो उन 7 बम का इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने अपना पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में छोड़ा। उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।